Hello everyone, in this lecture we'll discuss few questions which are based on electric potential and capacitance. So let's begin. Okay, so this is a miscellaneous lecture. ठीक है, इसमें हम देखेंगे कुछ क्वेश्चन देखेंगे which are very important from your examination point of view. ठीक है, so the very first question is कि plot a graph between V, that is our potential difference, this is potential difference and this is the distance, right? So जो अपने पास V के लिए expression होता है that is 1 by 4 pi epsilon naught and this is Q upon R. So it's very clear कि जो ये V है that is inversely proportional to R. तो अगर इसके लिए हम ग्राफ बनाने जाएंगे तो it will look something like this. Let's say potential is here and R is here. तो जैसे जैसे हम R को बढ़ाएंगे हमारा जो potential है वो क्या होते जाएगा, it will decrease. So this is how the graph looks like. Okay, more like this. Okay, and जैसे जैसे R हमारा infinity को approach करेगा जो V हो जाएगा that will approach to 0, right? So this is the graph between V and R. Okay, so let's see what is the next question. Okay, now so here the second question is that the electric potential as a function of distance x is shown in the figure. Draw a graph of electric field strength. ठीक है, so हमें basically एक ग्राफ दिया हुआ है जो potential difference versus x है, x is the distance, और हमें electric field strength that is E के लिए एक ग्राफ बनाना है. ठीक है, तो इस ग्राफ को ज़रा समझते हैं, बट उससे पहले हमें एक रिलेशनशिप समझना पड़ेगा और वो रिलेशनशिप है E is equals to minus of dV upon dx, that is electric field is equals to the negative of the potential gradient, right? अब ये जो अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन है इसको हम यहाँ पे अप्लाई कैसे करेंगे, राइट? तो यहाँ पे अगर हम देखें फ्रॉम 0 to 1, अगर हम 0 से लेके 1 की बात करें तो फॉर लेट्स से x विच इज़ लाइंग बिटवीन 0 and 1, राइट? अगर हम x की बात करें जो 0 और 1 के बीच में है, इसके लिए अपने पास एक कांस्टेंट स्लोप मिल रहा है. मतलब ये वाला जो स्लोप है, स्लोप इज कांस्टेंट, राइट? तो यहाँ पे अपने पास स्लोप जो है दैट इज कांस्टेंट. यहाँ पे जो स्लोप है इस फ्रॉम 1 से लेके फॉर 1 to 2 से लेके, मतलब 1 से लेके अगर 2 तक की अगर हम बात करें तो ये जो अपने पास ग्राफ है इसका जो स्लोप होगा दैट इज 0, राइट? स्लोप हम जानते हैं दैट इज द टेंजेंट ऑफ द एंगल बिटवीन द विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द एक्स एक्सिस. ठीक है, तो बेसिकली हमारा जो स्लोप होगा वो 1 से लेके 2 तक क्या होगा, दैट विल बी 0. एंड रिमेंबर दिस इज अ पॉजिटिव स्लोप. ठीक है, यहाँ पे अपने को पॉजिटिव स्लोप देखने के लिए मिलेगा. और यहाँ पे सिंस हमारे पास एक फॉल दिख रहा है तो यहाँ पे जो स्लोप होगा दिस स्लोप इज गोइंग टू बी नेगेटिव, राइट? तो यहाँ पे अगर हम एक्सप्रेशन में थोड़ा सा ध्यान से देखें तो E क्या है, द इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाय द स्लोप ऑफ द ग्राफ ऑफ V एंड X. तो अगर ध्यान से देखोगे तो V और X को डिवाइड करने से क्या मिल रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड. सो इन जनरल जो स्लोप ऑफ VX ग्राफ है वो क्या देता है, तो मैं लिख देता हूँ पहले यहाँ पे फॉर 2 से लेके 3 तक, दैट इज फ्रॉम 2 to 3, यानी 2 से 3 तक जो हमारा ग्राफ है यहाँ पे लिख देता हूँ slope is positive, slope is 0 and slope is negative. And at the same time remember that slope of Vx जो ग्राफ होगा वो हमें क्या देगा, तो gives the electric field strength. तो जो स्लोप ऑफ Vx ग्राफ होगा स्ट्रेंथ, राइट? सो जो अपने पास स्लोप होगा वो क्या देगा, तो वो अपने को देगा इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ. तो जैसा मैंने अभी बताया कि 0 से लेके 1 तक स्लोप पॉजिटिव होगा, 1 से लेके 2 तक स्लोप 0 होगा और 2 से लेके 3 तक जो स्लोप होगा दैट विल बी नेगेटिव इन केस ऑफ आवर x, जो x की वैल्यू होगी. ठीक है, नाउ अब जब हमने सीख लिया है कि क्या क्या स्लोप होगा, क्या क्या कंडीशंस अप्लाई होंगी, अब हम अपने ग्राफ को ड्रॉ कर सकते हैं, राइट? सो लेट्स सी हमारा ग्राफ कैसा दिखने वाला है, राइट? सो लेट्स ड्रॉ द ग्राफ. सो नाउ मैं यहाँ पे x एक्सिस पे मैं x को ड्रॉ कर रहा हूँ दैट इज़ द डिस्टेंस, एंड y एक्सिस पे मैं यहाँ प्लॉट कर रहा हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ दैट इज़ E. तो अगर हम 0 से लेट मी राइट डाउन हियर ऑल्सो, ये 0 है, ये 1 है, दिस इज़ 2 एंड दिस इज़ अगेन 3. नाउ अगर 0 से 1 तक की अगर हम बात करें तो dv अपॉन dx क्या आ रहा है, दिस इज गोइंग टू बी अ कांस्टेंट. एज आई सेड पॉजिटिव स्लोप है लेकिन क्या है, कांस्टेंट है, राइट? सो ये अपना पॉजिटिव स्लोप है लेकिन इट इज़ अ कांस्टेंट. तो जब dv अपॉन dx कांस्टेंट होगा और पॉजिटिव होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा. मतलब 0 से 1 के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो पहली बात कांस्टेंट होगा, लेकिन क्या होगा, दिस विल बी नेगेटिव दैट इज माइनस E. क्यों माइनस E, बिकॉज यहाँ पे ये वाला जो टर्म होगा dv अपॉन dx
ये जो dv अपॉन dx होगा ये पॉजिटिव होगा, जिसकी वजह से यहाँ पे अपना ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। अगर 1 से 2 की बात करें तो dv अपॉन dx जो हो जाएगा दैट इज़ ज़ीरो। क्यों ज़ीरो है? क्योंकि अपने पास 1 से लेके 2 तक जो v है वो क्या है, ज़ीरो है, और हमें पता है दैट डिफरेंशिएशन ऑफ अ कांस्टेंट वैल्यू इज़ ऑलवेज ज़ीरो। तो यहाँ पे अगर सेकंड सिचुएशन की बात करेंगे तो सिंस v कांस्टेंट है तो v कांस्टेंट होगा तो जो अपने पास डिफरेंशिएशन होगा वो हो जाएगा ज़ीरो। तो यानी 1 और 2 के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो आएगा ज़ीरो, यानी कुछ ऐसा हो जाएगा। उसी तरीके से अगर 2 और 3 की बात करें हम तो यहाँ पे जो अपने पास dv अपॉन dx निकल के आएगा, कांस्टेंट तो होगा लेकिन नेगेटिव स्लोप देगा, जिसकी वजह से अपना जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हो जाएगा नेगेटिव, और नेगेटिव मिलके हो जाएगा पॉजिटिव, यानी 2 और 3 के बीच में जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आएगा दैट विल बी कांस्टेंट फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड सेकंड थिंग इज वो आएगा पॉजिटिव, राइट, क्योंकि माय नेगेटिव और यहाँ नेगेटिव मिलके वो प्लस हो जाएगा, राइट। सो दिस इज आवर रिक्वायर्ड ग्राफ। ठीक है, जो क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था दिस वाज द आंसर, राइट। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, राइट। लेट्स सी द थर्ड क्वेश्चन। ओके, सो अपने पास दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर दिया हुआ है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ए एंड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बी, और हमसे पूछा गया है इन दोनों कैपेसिटर के केस में किस केस में अपने पास हाइयर कैपेसिटेंस निकल के आएगा, राइट। तो सबसे पहले तो देखते हैं कैपेसिटेंस होता क्या है। सो कैपेसिटेंस इज Q अपॉन V। तो ये हमारा एक्सप्रेशन है, दैट इज C इज इक्वल्स टू Q बाई V। तो इन जनरल अगर हम कहें तो लेट्स से दिस इज ओके, सो बेसिकली slope, okay, so this is actually, okay, this is V, right? So slope of, let's say, V and Q graph, slope of V and Q graph gives the capacitance, right? जो capacitance हमें मिलेगा वो इसके slope से मिलेगा, capacitance, right? बट अगर हम अपने इस केस में देखें तो अगर मैं फर्स्ट कैपेसिटर के लिए कैपेसिटेंस लिखने जाऊंगा सो दैट इज Q अपॉन, लेट्स से दिस इज VA, राइट। उसी तरीके से अगर मैं सेकंड वाले अगर केस के लिए लिखने जाऊं यानी CB लिखने के लिए जाऊं तो ये हो जाएगा Q अपॉन VB, दैट इज capacitance of A is equals to Q upon VA and capacitance of B is equals to Q upon VB, right? Now the next thing is that कि जो अपने पास अगर ग्राफ में अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे जो अपने पास VB है दैट इज दिस वैल्यू एंड दैट वैल्यू, तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि जो VB है ये VA से ग्रेटर है, और कैपेसिटेंस में और पोटेंशियल में इन्वर्सली का रिलेशन है। दैट मीन्स इफ़ अगर हमारे पास VB ग्रेटर देन VA है देन ऑब्वियसली क्या होने वाला है, यहाँ पे जो CB हो जाएगा दैट विल बी लेस देन CA, दैट इज द कैपेसिटेंस ऑफ, let's say this is what capacitance of A will be greater than the capacitance of B, ठीक है। तो यहाँ होगा हमारा आंसर that capacitor B or let's say A will have higher capacitance, ठीक है। तो जो हमारा कैपेसिटर A है उसका जो कैपेसिटेंस होगा दैट विल बी हायर, बिकॉज हमारे ग्राफ से इट इज क्लियर दैट जो अपना VB है वो VA से क्या है, दैट इज ग्रेटर। सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 3. Okay, let's see the next question. Okay, so now there must be one thing there आपको confusion हो रहा होगा कि that how I have taken this Q same, right? Q कैसे same है? Actually I have compared this by taking a single, let's say Q. तो मैंने दोनों के लिए Q same रखा हुआ है, that means इस वैल्यू के लिए that is Q और इस वैल्यू के लिए which is also Q, right? तो इन दोनों ही को compare करने के लिए I have just taken Q as some value from here, ठीक है, and that's why I have placed here Q. कुछ तो सेम रखना पड़ेगा, so I have taken Q as same, right, for both the graphs, right? So let's see the next question. Okay, so in this question we have been asked कि हमें A और B के बीच का जो निकालना है इस नेटवर्क का बेसिकली एक इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है, राइट। नाउ रिमेंबर दिस इज़ एन इन्फिनिट सीरीज़, ठीक है। अब इस सीरीज़ में नोटिस करने वाली बात क्या है कि सबसे पहले हमें इस तरह के कोई भी सीरीज़ में रिपीटिंग यूनिट्स चेक करना होता है, ठीक है। सो लेट्स सी हमारे पास रिपीटिंग यूनिट्स क्या है। तो फर्स्ट वन जो है दैट इज़ 1 माइक्रोफैरड और जो सेकंड है दैट इज़ 2 माइक्रोफैरड्स। तो बार बार हम देख रहे हैं यहाँ पे यही रिपीट हो रहा है, राइट। सो दिस अरेंजमेंट इज़ रिपीटिंग अगेन एंड अगेन, ओके। सो देयर विल बी अगेन 2 माइक्रोफैरड एंड सो ऑन, और ये इन्फिनिट एक लैडर फॉर्म कर रहा है, और हमसे पूछा गया है ए और बी के बीच का जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा
व्हाट बी द वैल्यू ऑफ दैट। ठीक है, तो इस तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कि हम मान लेते हैं हमारे सीक्वेंस का जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है वो लेट्स से हमारा कितना है, दैट इज लेट्स से बी। ठीक है, तो अगर हम अपने सर्किट में एक और अगर हम कैपेसिटेंस में लेट्स से हमारे पास एक अरेंजमेंट और यहाँ पे लगा रहा हूँ, राइट, तो जो भी हमारा इन्फिनिट वैल्यू है उसको हमने मान लिया है कितना है, सी है, राइट। क्योंकि अगर मैं अपने इस कैपेसिटेंस में एक और सीरीज़ में अगर इस तरीके का अगर एक पैटर्न जोड़ दूँ तो ओवरऑल हमारे कैपेसिटेंस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि एक इन्फिनिट सीरीज़ है। तो उस इन्फिनिट सीरीज़ वाले कैपेसिटेंस को मैंने क्या मान लिया, सी मान लिया है। और यहाँ पे 1 माइक्रोफेरेड और 2 माइक्रोफेरेड का जो है कैपेसिटेंस दैट इज़ नॉट गोइंग टू अफेक्ट दिस कैपेसिटेंस। ठीक है, और हमें निकालना क्या है, इसी सी की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। नाउ इट्स वेरी सिंपल नाउ कि ये जो C है और ये जो 2 माइक्रोफेरेड है ये दोनों सीरीज़ में है और ये दोनों जो है अपने साथ 1 माइक्रोफेरेड के साथ पैरेलल में, राइट। सो व्हाट इज़ द फॉर्मूला फॉर सीरीज़, तो सीरीज़ के लिए जो फॉर्मूला है दैट इज़ 1 अपॉन सी डैश इज इक्वल्स टू 1 अपॉन सी प्लस 1 अपॉन 2, राइट। और इसको अगर हम फर्दर सॉल्व कर देंगे तो ये हो जाएगा, दिस इज अगेन वर्ड, सो दिस इज 2 प्लस सी ओवर 2c। ठीक है, तो ये हमारा निकल गया 1 अपॉन सी डैश। तो अब रेसिप्रोकल अगर हम कर देंगे तो दिस सी डैश विल बी नथिंग बट 2c अपॉन 2 प्लस सी। अब रिमेंबर कि हमारे पास एक और कैपेसिटेंस बचा हुआ है दैट इज़ 1 माइक्रोफेरेड। तो जो 1 माइक्रोफेरेड वाला जो कैपेसिटेंस है दैट इज़ इन पैरेलल। तो पैरेलल में क्या फॉर्मूला लगता है कि इस कैपेसिटेंस में जो हमारा सी इक्विवेलेंट निकल के आएगा, राइट, ये हो जाएगा 2c अपॉन 2 प्लस सी। और ये जो अपने पास 1 माइक्रोफेरेड का जो कैपेसिटेंस है दैट इज़ इन पैरेलल। तो पैरेलल के लिए क्या फॉर्मूला लग जाएगा, प्लस का, तो दैट इज प्लस 1। तो ये हो जाएगा 2c प्लस 2 प्लस लेट्स से दिस इज c ओवर 2 प्लस c। और ये जो वैल्यू है ये किसके बराबर होगी, तो मैंने बताया जो c इक्विवेलेंट होगा ये जो हो जाएगा दैट इज अगेन गोइंग टू बी c, बिकॉज दिस पर्टिकुलर कैपेसिटर्स आर नॉट गोइंग टू अफेक्ट द एंटायर कैपेसिटेंस ऑफ दिस सर्किट। ठीक है, तो इसीलिए जो c इक्विवेलेंट होगा वो भी किसके बराबर होगा, तो वो भी c के बराबर हो जाएगा। सो दिस इज अगेन c। तो इस एक्सप्रेशन को थोड़ा सा अगर हम सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा 2c मल्टीप्लाइंग क्रॉस मल्टीप्लाइंग 2c प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2c प्लस, और लेट्स मेक इट 3c, 2c प्लस c एंड प्लस 2, राइट। तो यहाँ से इसको और थोड़ा अगर हम सिंप्लीफाई करें तो जो एक्सप्रेशन हमारा आएगा दैट इज सी स्क्वायर माइनस सी माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0, राइट। लेट मी राइट डाउन हियर, ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, राइट। सो this is, or I can say c square minus c minus 2 is equals to 0। ठीक है, तो इस एक्सप्रेशन को जब हम सिंप्लीफाई करेंगे, लेट मेक इट 1, तो इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करते ही ये हमारा एक्सप्रेशन आ जाएगा। और जब इस एक्सप्रेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, तो c की दो वैल्यू आएगी। पहली वैल्यू आएगी विच इज़ 2 माइक्रोफेरेड, राइट, वेदर इट्स एक्चुअली 2, बट सिंस द कैपेसिटेंस इज इन माइक्रोफेरेड्स तो हमें माइक्रोफेरेड लेना पड़ेगा। एंड सेकेंड आ जाएगा c इज इक्वल्स टू, द सेकेंड वैल्यू विल बी गोइंग टू बी -1, राइट। तो दिस इज -1। ठीक है, तो एक आएगा 2 माइक्रोफेरेड एंड एक आएगा -1 माइक्रोफेरेड। नाउ रिमेंबर कि कैपेसिटेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो दिस वैल्यू इज कैन नॉट बी पॉसिबल। सो ये जो सेकेंड वाली वैल्यू है विच इज़ नॉट पॉसिबल, सो आवर आंसर विल बी c इज इक्वल्स टू 2 माइक्रोफेरेड्स। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर जो नेटवर्क था या सर्किट था इसका जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा बिटवीन ए एंड बी दैट इज गोइंग टू बी 2 माइक्रोफेरेड्स। ठीक है, रिमेंबर जब भी इस तरह का कोई सर्किट होता है जस्ट टेक द एंटायर सर्किट एज एनीथिंग, लेट्स से सी, अगर रेजिस्टेंस होता तो हम आर मान लेते एंड देन वी हैव कुड हैव सॉल्व्ड इट अकॉर्डिंगली। ठीक है, सो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 4 को कंप्लीट किया। ओके, सो लेट्स सी द 5th क्वेश्चन। ओके, नाउ द फाइनल क्वेश्चन इज कि हमें एक रेगुलर हेक्सागोन दिया हुआ है जिसका साइड दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर्स, और हमें इस रेगुलर हेक्सागोन के सेंटर पे निकालना है व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द पोटेंशियल। दैट मीन्स हमें पोटेंशियल निकालना है एट द सेंटर ऑफ दिस पर्टिकुलर रेगुलर हेक्सागोन। ठीक है, तो अगर हमें पोटेंशियल निकालना है तो व्हाट इज पोटेंशियल, सिंस इट्स अ स्केलर क्वांटिटी तो इंडिविजुअल चार्जेस की वजह से हम पोटेंशियल निकालेंगे और सिंपली ऐड कर देंगे। दैट मीन्स पोटेंशियल ड्यू टू फर्स्ट चार्ज, सेकेंड चार्ज, थर्ड चार्ज, फोर्थ चार्ज एंड देन फिफ्थ चार्ज एंड सिक्स्थ आउट। नाउ इन दिस पर्टिकुलर केस अगर हम ध्यान से देखें सभी चार्जेस की वैल्यू सेम है, राइट। तो अगर यहाँ से मैं अगर सभी चार्जेस सेम है एट द सेम टाइम डिस्टेंस भी सेम है, दिस इज आर, अगेन दिस इज आर, ओके, सो सब चीज़ जो हमारे पास है दैट इज सेम।
that means charge is also same and distance is also same. So I can write the total potential is 6 times the potential due to charge 1, right? क्योंकि जो अपने पास potential है वो सब same है. Now this is will be equal to 6 times of 1 by 4 pi epsilon naught q upon r. तो ये अपने पास चार्ज कितना दिया हुआ है, so 6 in times q 1 by 4 pi epsilon naught is 9 into 10 to the power 9, q is 5 microcoulomb, so for micro it is 10 to the power minus 6 upon 0. दिस इज 10 सेंटीमीटर, सो इट विल बी 0.10. ठीक है, और इसको फर्दर अगर हम सॉल्व कर दें, सिंप्लीफाई कर देंगे, तो ये निकल के आएगा 2.7 टाइम्स 10 to the power 6 volts. ओके, सो दिस विल बी द वैल्यू ऑफ द पोटेंशियल, राइट? सो रिमेंबर इट्स अ स्केलर क्वांटिटी एंड इट कैन बी सिंपली एडेड. ठीक है, तो मैंने यहाँ पे इन सभी पोटेंशियल्स को क्या किया है, ऐड कर दिया है. एंड द थिंग इज दैट इज सिंस एवरी सिंगल चार्ज वैल्यू इज सेम, दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ एवरी सिंगल चार्ज इज सेम, इसीलिए हमारा जो अपने पास पोटेंशियल आएगा that will be 6 times of the potential due to any charge. You take any charge and you will find out the potential difference, potential due to all this combination of charges. Okay, so in this lecture this is it. Okay, so see you guys in the next lecture. Till then, have fun and keep learning.